गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 2 में ज्वर पढ़ रहे थे हम, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है विषम ज्वर चिकित्सा के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स जो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके रिवाइज कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। इसके बाद में जो चिकित्सा है ज्वर वाली वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट जो है संक्रामक ज्वर वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो पिछले वाले आप रिवाइज करते चलेंगे साथ में, ताकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ठीक से डेवलप होगा, है ना। और ये जो लेक्चर है हमारे, ये बीएमएस यूजी वाले बच्चों के लिए है ना। ज़्यादा मैक्सिमम जो है एनसीआईएसएम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बेसिक बेसिक हम इसको कवर कर रहे हैं ना, कि ये सिर्फ बेसिक वर्जन है स्टडी का अभी। और जैसे-जैसे आपकी समझ डेवलप होती जाएगी आयुर्वेद के लिए, तो फिर आप और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, है ना? तो एसेंशियल अभी यूजी के बच्चों के लिए कितना समझना ज़रूरी है, वही हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है? वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको देख सकते हैं आप, और कोई भी ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड प्रोफ के हैं या फिर फाइनल प्रोफ के हैं, फर्स्ट प्रोफ के हैं ना, तो संहिता अध्ययन के दृष्टि से भी अच्छा है ये टॉपिक हमारा। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम विषम ज्वर के बारे में। इस लेक्चर में हमारा जो फ़ोकस रहेगा, तो चिकित्सा में लिया है विषम ज्वर चिकित्सा सिद्धांत है ना सिलेबस में। तो उससे पहले विषम ज्वर को थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कि विषम ज्वर होता क्या है? कैसे इसके निदान रहते हैं? और क्यों हो रहा है विषम ज्वर, है ना? फिर इसके भेद देखेंगे, भेद के अनुसार उसके क्या लक्षण हैं वो हम देखेंगे, और फिर लास्ट में चिकित्सा सिद्धांत देखेंगे, पथ्य-पथ्य और एक जो व्यवस्था पत्र है वो सारा हम सीखने वाले हैं इसमें ना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। विषम ज्वर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विषम यानी कि जो सम नहीं है वो क्या है? विषम। तो ऐसा ज्वर जो कभी शीत लग के आता है, कभी दाहपूर्वक शरीर में उत्पन्न होता है, या जिसके उत्पत्ति के अंदर उसके वेग के बढ़ने या स्थिर रहने का कोई भी समय निश्चित नहीं है ना, इसीलिए विषम इसको बोला जाता है ना। वेग में भी विषमता होती है, अचानक से ठंड लगने लगेगी, कभी गर्मी आपको तेज लगेगा, दाह होगा, कभी भी आ जाएगा ज्वर, और कभी भी उसके वेग में वृद्धि होगी, कमी होगी। तो इस तरह के प्रेज़ेंटेशन वाला जो ज्वर है, वो हमारा विषम ज्वर कहलाता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसकी निरुक्ति है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, और अभी जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ आते हैं, वहाँ पे भी इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है ना? तो विषमो विषम आरंभ क्रिया काल अनुसंगवान, छोटा-सा एक निरुक्ति परिभाषा है ना, 2 इसमें छोटी-सी एक लाइन है, वाग्भट बोलते हैं ऐसा, ये इम्पोर्टेंट है। तो विषम ज्वर जब भी आप शुरू करेंगे लिखने के लिए भी, तो यहाँ से आपको लिखते चलना है इसको ना। मतलब वही है जिसका आरंभ है ना, यानी कि ऑनसेट, क्रिया, एक तो इसका जो कोर्स चल रहा है पूरा ड्यूरेशन, और चिकित्सा सभी में, काल है ना, चिकित्सा और काल दोनों में विषम है। कभी शिर से शुरू होगा, कभी पृष्ठ से, अभी पढ़ेंगे हम भेदों में, है ना? कभी ज़्यादा शीत लग के आएगा, कभी अधिक संताप होगा, है ना? तो इस तरह का ज्वर जो कि जिसका प्रेज़ेंटेशन ही ऐसा है, कुछ भी चीज़ उसमें एक तरह से स्टेबल नहीं है, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है, अनियत है। इसलिए विषम आरंभ, क्रियाकाल और अनुषंगवान, है ना? यानी कि अनुषंगवान का मतलब अभी हम आगे समझेंगे। बने रहने में है ना, कि विमुक्त नहीं हुआ है, और जब तक बना हुआ है ज्वर का वेग, वो सब में विषमता है। इस प्रकार के ज्वर को हम विषम ज्वर कहते हैं। तो ये निरुक्ति और परिभाषा ये हो गई विषम ज्वर की, ठीक है? कुछ भी नियत नहीं है, अनिश्चितता है। अब विभिन्न आचार्य इसके बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं, वो देख ले रहे हैं। आचार्य काश्यप जो है वो क्या बोलते हैं कि अल्प कारणों से ही उत्पन्न हो जाता है। निदान ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। अभी देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स निदान में अपन। बाह्य रोग आश्रयी होता ही है, एक धातु में स्थित मान रहे हैं इसको ना, जबकि हम अभी आचार्य चरक के देखेंगे, रस में, रक्त में, मेद में, है ना, सब में धातुओं का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सुख साध्य और लघुपाकी जो होता है उसको समज्वर कहते हैं, ठीक है? ऊपर का जो हमारा पैराग्राफ है वो मतलब इन्होंने एक कंपैरिज़न बताया कि विषम क्यों बोल रहे हैं इस ज्वर को ना। तो ऐसा कोई ज्वर होगा जो कि अल्प कारण से उत्पन्न होगा, बाह्य रोग मार्ग में एक ही धातु में, सुख साध्य व्याधियों के जो लक्षण होते हैं वैसा ही है ना, और पाक भी जल्दी हो जाएगा इसमें दोषों का ना, वो सम ज्वर होता है, और ऐसे जो कैरेक्टर्स फॉलो नहीं करता उसको विषम कहते हैं, ठीक है ना? तो साध्यता असाध्यता की दृष्टि से ऐसे काश्यप बोल रहे हैं। भालू की तंत्र वाले क्या बोल रहे हैं कि कभी शीत, कभी ज्वर, है ना? कभी उष्ण, कभी विषम वेग से आता है, जैसे अपन ने ऊपर परिभाषा पढ़ी वैसे।
तो ध्यान रख सकते हैं। आचार्य विजय कुमार रक्षित, ये माधव निदान के टीकाकार हैं ना, ये तो आपको पता है। मुक्त अनुबंधित्व होना विषम ज्वर का लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। मुक्त अनुबंधित, वहाँ पे लिखा था ना अपन ने अनुषंगवान, तो उसका मतलब ही यहाँ से समझ जाएगा कि जैसे ज्वर आपको आया, उसका वेग खत्म हो गया ना, आप विमुक्त हो गए ज्वर से, लेकिन फिर से आ जाएगा, उसको हम विषम ज्वर कहते हैं विजय रक्षित के अनुसार। ये अर्थ इसका समझना है। मुक्त अनुबंधित्व से क्या मतलब है? ज्वर के मोक्ष की प्रतीति तो होती है ना, ज्वर मोक्ष के लक्षण होते हैं, एक ज्वर मुक्त के होते हैं। फिर भी मतलब एक्सटर्नल ऐसा लगेगा कि ज्वर चला गया है ना? आप ज्वर आपका ठीक हो गया है, लेकिन आंतरिक धातुओं में कुछ अंश अभी भी दोष दूसरे समूर्छनावश बना हुआ है, इसलिए दीर्घ काल तक ये क्या रहेगा? अनुबंध बना रहेगा इसका ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था? क्रिया काल अनुषंगवान, मतलब जो कि बना हुआ है, अभी तक छूटा नहीं है ज्वर का वेग, है ना? तो ये थोड़ा-सा आप रेफ़रेंस ध्यान रखेंगे, विजय रक्षित ऐसा बोलते हैं। एमसीक्यूज़ जो है ना काफ़ी अच्छे लेवल के बीएमएस के मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं आजकल, है ना? तो कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हमें सीखना है और साथ में हमें चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखते चलना है चीज़ों को, ठीक है? आचार्य सुश्रुत क्या मत बोल रहे हैं इसके लिए? भूत अभिसंग जन्य होता है, मतलब ये संक्रामक एक तरह से मान रहे हैं इसको ना। आगंतुज अनुबंध और भूत अनुषंग, भूताभिसंग से मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आगंतुज ही होते हैं ये सारे निदान ऐसे, है ना? कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती आस-पास, जो भी आपके पास वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे होने वाले जो अ, इन्फेक्शंस है, इन्फेक्टिव कोज़ मान रहे हैं आचार्य सुश्रुत, है ना? औपसर्गिक एक तरह से। आगंतुज कारणों का अनुबंध रहता है ना, ये देखिए इन्होंने लिख दिया जीवाणुओं तथा सूक्ष्म जीवों का, तो इन्फेक्शियस कारण हो सकते हैं। तो आचार्य काश्यप साध्यता असाध्यता के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो सुख साध्य वाले लक्षण है वो समज्वर के होते हैं और ऐसे रूल्स फॉलो नहीं करता है विषम ज्वर। भालू की तंत्र जो अनियत हमारा था, विषमो विषम आरंभ क्रिया काल अनुषंगीवान, उसी को समझ रहे हैं। विजय रक्षित बोल रहे हैं कि ज्वर का वेग खत्म हो गया, लेकिन एक्सटर्नल आपको ऐसा लग सकता है कि ज्वर अब नहीं है, ज्वर मोक्ष हो गया है, लेकिन धातु के स्तर पे आपको ऐसा रहेगा ना। ऐसा देखा भी जाता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ ऐसे ज्वर रहते हैं, जब आपको 5-6 दिन में लगेगा कि हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, लेकिन इंटरनली उसको बहुत वीकनेस रहती है पर्सन को ना, और उसे रिकवर होने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। तो उस तरह की जो सिचुएशन है, वो मुक्त अनुबंधित्व में जाएगी, है ना? कि आप एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, उससे इसको नहीं मॉनिटर कर पाएँगे, ठीक है? इसीलिए ज्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है आयुर्वेद में। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के फर्स्ट जो लेक्चर्स थे हमारे ज्वर के, कि देह के लक्षण और मन के लक्षण, है ना? शारीरिक और मानसिक दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं। यहाँ तो धातु के स्तर पे बातें चल रही है इसकी ना। आचार्य सुश्रुत ने भूत अभिसंग बोला है ना, आगंतुज अनुबंधो ही प्रायो विषमो ज्वर स्मृतम ऐसे करके आता है। तो ये छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ में ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, तो ये सब मत आप ध्यान रखेंगे, ईज़ी है। अब चलते हैं आगे। कैसे होता है विषम ज्वर? क्यों आखिर विषम ज्वर उत्पत्ति होती है? तो सामान्य निदान काश्यप जो है वो अधिकतर आचार्य चरक को ही फॉलो करते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट निदान है। ज्वर मुक्त होने के बाद में या फिर ज्वर से अभी पीड़ित है कोई भी मनुष्य, उसमें वो क्या कर रहा है? अपथ्य फॉलो कर रहा है, जैसे व्यायाम, गुरु व साथ में भोजन, स्नेहपान या ब्रंगण द्रव्यों का ज्वर होने पे सेवन। मतलब कि अच्छे से फॉलो अप नहीं कर रहा वो ना, जो भी अहितकर आहार और विहार है, वो निदान सेवन कर रहा है, ज्वर रहते हुए तुरंत अभी ज्वर खत्म हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है तब, ठीक है? इसलिए। फिर ये गुरु आहार, ये तो सामान्य निदान है। देवताओं का प्रकोप, ग्रह दृष्टि, ध्यान रख लेना थोड़ा-सा। वमन विरेचन संशोधन वगैरह लिया है, उसके तुरंत बाद इस तरह की चीज़ें कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी परिहार काल होता है सब चीज़ों का, और अग्नि मानदेय तो वैसे ही रहता है। अग्नि का बहुत बड़ा रोल है सभी व्याधियों में, विशेष करके ज्वर में तो है ही। और किसी तरह के आगंतुक निदान हो सकते हैं, भूत अभिशंक जो सुश्रुत मानते हैं ना, तो विषम ज्वर सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऐसे रहता है। दिवा स्वप्न, यहाँ पे भी आचार्य सुश्रुत बोलते हैं त्रिदोष प्रकोपक रहता है, चरक जो है वो पित्त और कफ प्रकोपक बोलते हैं, तो अग्नि मानदेय की वजह से। अजीर्ण में अध्ययन करने से पहले का ज्वर जो है वो विषम ज्वर। और एक और इम्पोर्टेंट निदान है, दोष का विशिष्ट निदान है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नव ज्वर की अवस्था में कषाय रस प्रधान से द्रव्यों का सेवन, हमने पढ़ा था ना कि आपको चिकित्सा के अंदर, मतलब ये देख लेना, अगर छूटा होगा तो हम फिर कवर कर लेंगे। नव ज्वर में कितनी चीज़ों का निषेध बताया है? 9 चीज़ों का, है ना? उसमें जैसे दिवा, स्वप्न है, अंजन है ना? और स्नान है, इस तरह की चीज़ें हैं 9,
और कषाय रस प्रधान जो कल्पनाएँ हैं वो भी, और कषाय रस प्रधान औषधियाँ, सब चीज़ों का निषेध है ना। कब देना है ये तो बाद में देना है, छठे दिन के बाद में, है ना। तो इस तरह के जो निदान है वो हमारे ज्वर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विषम ज्वर में। तो इन दोनों को थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना है आपको। संप्राप्ति देखते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के डिवीज़न हो गए हैं ना, जैसे आचार्य सुश्रुत जो बोल रहे हैं आगंतुज अनुबंध बोल रहे हैं ना, तो एक डिवीज़न तो हम आगंतुज अनुबंधी वाला देखेंगे, और दूसरा जो शारीरिक दोषों की वजह से हो रहे हैं ना, शारीरिक दोषों को निज भी बोल देते हैं। तो निज विषम ज्वर और आगंतुज विषम ज्वर। कभी-कभी क्या होता है कि हम सिर्फ़ थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर आपको घुमा देगा और आप साथ में घूम जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, मतलब घुमाने का मतलब ये है। तो ये छोटे-छोटे से टर्म है, निज और आगंतुज की पूछ लिया, निज विषम ज्वर की संप्राप्ति लिखिए। फिर बच्चे बोलेंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना, ऐसे नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि सिनोनिम है शारीरिक दोष का और इसका ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हाईलाइट करना है और याद करना है इसको ना, और इसे समझते हुए चलना है। अधिशेते यथा भूमिर बीजम काले च रोहति, अधिशेते तथा धातु दोष काले च कुप्यति। ये बहुत ही प्यारा सा एक श्लोक और एग्जाम्पल है। एक उपमा दे रहे हैं आचार्य कि शारीरिक दोषों की वजह से जो विषम ज्वर है वो कैसे संप्राप्ति उसकी बनती है। भूमि और बीज का एक एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से भूमि के अंदर बीज प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, आपको नहीं पता है कि किसी खेत में, किसी ज़मीन पर, बाहर आपके आस-पास कोई बीज पड़ा है। क्यों? नहीं पता है, क्योंकि अभी उसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं आई। जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो वो अंकुरित हो जाएगा, मतलब बारिश हो गई है, उसको पानी मिल गया है, जो भी फ़ेवरेबल कंडीशंस है एक बीज से पौधा बनने की, वो सब प्राप्त नहीं होती है, तब तक प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, मतलब इसका अस्तित्व अभी है, सिर्फ़ वो विज़िबल नहीं। इसी प्रकार से दोष धातुओं में लीन होकर प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे ही फ़ेवरेबल कंडीशंस बनती है, तो अब वो प्रवर्ध अवस्था में होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं, उसे हम विषम ज्वर कहते हैं, एक नियत समय के पश्चात। और इस समय को क्या कहते हैं हम? इंक्यूबेशन पीरियड जैसा आप समझ सकते हैं, ठीक है? ऐसा मान रहे हैं आचार्य चरक। तो ये श्लोक ऐसे पूछा भी जा सकता है आपको लॉन्ग आंसर में भी, संहिता में भी और इसमें भी। ये श्लोक देखिए, आधी लाइन ही देते हैं श्लोक की, कि ये व्याधि का विस्तार से वर्णन कीजिए ना। तो ध्यान रखना है, बीज भूमि की उपमा निज विषम ज्वर की संप्राप्ति में आचार्य चरक बोल रहे हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं कि प्रारंभ से ही अल्प बल वाला दोष है ना, पहले से मान लो कि इतना प्रबल निदान नहीं है, वैसा निदान सेवन किया है और दोष का प्रकोप भी कम हुआ है, फिर भी ज्वर मुक्त होने के बाद शरीर में बचा हुआ अल्प दोष थोड़ा सा ही मिथ्या आहार विहार करेगा, तो फिर धातुओं को दूषित करके आश्रय बना के विषम ज्वर उत्पन्न करता है, ठीक है? क्योंकि बल जो है कम हो जाएगा पुरुष का, जो भी ज्वर से पीड़ित है, तो अल्प अवस्था का निदान ही क्या कर रहा है, थोड़ा-सा दोष प्रकोप हुआ और फिर उसने धातु का आश्रय करके ज्वर उत्पन्न कर दिया। काश्यप क्या बोल रहे हैं? त्रिदोष या फिर 2 दोष विषम रूप से रसवाही धमनियों में पहुँच के विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं, ठीक है? और अनुषंगीवान मतलब पीछा छूटता नहीं है ज्वर, है ना? वैसे ही वेग उसका बना रहता है, उसको अनुषंगी स्वभाव कहते हैं, पीछे-पीछे चलने वाला। वापस से दोष का प्रकोप होके ज्वर उत्पन्न करता है, ऐसे काश्यप मानते हैं। आगंतुज ज्वर की संप्राप्ति कैसी होती है? आगंतुज अनुबंधो ही प्राय विषम ज्वरे, है ना? हमेशा विषम ज्वर में आगंतुज अनुबंध है, ऐसा सुश्रुत बोल रहे हैं, क्योंकि क्या देखा हमने अभी, आगंतुज विषम ज्वर की प्रथम संप्राप्ति वर्णित नहीं है, लेकिन निज ज्वर में भूत अभिसंग हो जाएगा तो आगंतुज विषम ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। ये वाला जो पढ़ा था हमने ऊपर वाला, इसी में क्या हो गया, भूत अभिसंग, है ना? ये आगंतुज निदान है, तो इसी की संज्ञा फिर हम आगंतुज विषम ज्वर कह देंगे। समझ गए? संप्राप्ति का फ्लो चार्ट देख लेते जल्दी-जल्दी। एक जो निज का है, एक आगंतुज का है, ठीक है? तो निज में कैसा हो गया? डिफरेंट जो हमने ऊपर निदान पढ़े हैं, अल्प बल वाला दोष है, ज्वर मुक्त वाला पुरुष था, उसने फिर मिथ्या आहार विहार किया, धातु विषम हो गई। लीन दोष है जो पहले से पड़ा हुआ है, उनके लिए ये फेवरेबल कंडीशंस है। जो बीज का हम एग्जांपल ले रहे थे भूमि में, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कब आई? जब आपने ज्वर मुक्त होते ही विषम आहार विहार है वो सेवन किया। तो यहाँ भले ही अल्प निदान आपने सेवन किए हों, वो क्या करेंगे, अब जो है पहले से जो दोष पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए थे, धातु के स्तर पे छुपे हुए थे, वो जाकर के इनको प्रकोप करेगा और ये फिर से स्थान संचय करके विषम आरंभ क्रियाकाल पूर्वक जो ज्वर का प्रकोप करेंगे, उसकी संज्ञा हमें क्या माननी होगी? विषम ज्वर। ये तो निज हो गया। अभी हमने देखा ऊपर आगंतुज विषम ज्वर क्या होता है? निज जो विषम ज्वर है, वहीं पर भूत अभिसंग हो गया ना? तो पहले से ये शारीरिक उस पे चल रहा था दोषों के लेवल पे काम, अब यहाँ पर हमारा भूत अभिसंग और आ गया, तो आगंतुज विषम ज्वर। तो ध्यान रख लेना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा-सा ठीक से पढ़ेंगे उसको ना।
भेद देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे भेद दिए हुए थे लेकिन बीएमएस के बच्चे को जितना जानना है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। एक्स्ट्रा जो है वो याद भी नहीं रहता है और फिर अननेसेसरी बर्डन रहता है माइंड में ना। तो जब आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करेंगे तब जानना ज़रूरी है। अभी हमें सिर्फ़ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बहुत सारे डिवीज़न किए गए हैं कि अधिष्ठान क्या है, आरंभक कारण क्या है, जो वेग आ रहा है ज्वर का उसकी प्रकृति क्या है ना, उसके बेसिस पे। तो हम चरक वाला ही आचार्य चरक का ही ध्यान रखेंगे। धातु के साथ संबंध से ही पढ़ लेते हैं इसको हम, है ना। 5 तरह के विषम ज्वर होते हैं, संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। एक सीक्वेंस में लाइन से आपको याद रखना है नाम। रस धातु में होता है संतत ज्वर, सतत ज्वर रक्त धातु में आश्रय होकर अन्यदुष्क मांस में होता है, तृतीयक मेद धातु में और चतुर्थक अस्थि एवं मज्जा में ना। तो यहाँ पे 2 धातु एक साथ है, ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्र इसमें नहीं है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा डिफरेंट माना है, वो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रिपरेशन आप करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इधर हम क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी जब हम इनके लक्षण पढ़ेंगे, ये धातु आश्रय से है ना, यहाँ से भी एमसीक्यूज़ बनते हैं। संतत ज्वर कौन-सी धातु का आश्रय लेके उत्पन्न हो रहा है, तो इस टेबल को भी हाइलाइट करके थोड़ा-सा ध्यान रख लेंगे, है ना। अब देखते हैं दोषों की गति के अनुसार कैसे भेद रहते हैं। जैसे आमाशय में है ना, दोष है, तो वो सतत ज्वर उत्पन्न करते हैं, दिन में 2 बार वेग आता है। अभी पढ़ेंगे एक-एक के लक्षण डिटेल में। पूरा प्रदेश में अगर दोष है, तो क्या होगा, दिन में 1 बार ज्वर आएगा, है ना। इस तरह से विषमता हो रही है वेग में। कंठ प्रदेश में होता है तो अल्टरनेट डे आता है ना? एक दिन ठीक रहा, फिर ज्वर आया, फिर ठीक रहा, ऐसे। कहाँ पर दोष की प्रधानता है, उस दोष के स्थान संश्रय कहाँ हुआ है इधर में से, है ना? यहाँ पे भी और शरीर में आमाशय में है कि हमारा कंठ प्रदेश में है कि उर में है, उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है इसका जो वेग विषम हो रहा है वो। सिर में है तो 2 दिन छोड़ के आएगा ना, जैसे कि चतुर्थक में होता है। कोई पूछे आपसे कि विषमता होने का कारण क्या है ना? स्टेटमेंट में पूछते हैं आजकल ऐसे प्रश्न, तो आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग वाइवा में और उसमें भी। आमाशय में है तब भी प्रलेपक ज्वर प्रतिदिन आता है ना, सुश्रुत मानते हैं इनको। अन्य दुष्ट उरर प्रदेश और आमाशय में, कंठ हृदय आमाशय में तृतीयक विपर्य होता है। अभी विपर्य मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजी वाले बच्चे को इतना लोड नहीं लेना अभी, है ना, बेसिक बेसिक समझना है। इसी तरह दिन और रात की अवधि, शारीरिक मानसिक स्थिति, बलवान कैसा है, अग्नि वगैरह, रोगी का बल, है ना, और इन सब के कारण नियत काल पर विभिन्न रूपों के साथ प्रकट होता है। ये और थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है। आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं विषम ज्वर के लिए कि ज्वार-भाटा जैसे संज्ञा दी है ना, एक ऐसे ही प्रकृति में जो एग्ज़ाम्पल दिखते थे, उन्हीं को लेके चलते थे हमारे आचार्य, है ना। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ज्वार-भाटा जो है उसका वेग कैसे आता है। कभी ज्वार-भाटा जब वही चंद्रमा की और पृथ्वी की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग रहता है ना, तो दोषों का वेग आता है तो क्या होगा, ज्वार-भाटा तेज हो जाता है। ऐसे ही दोष ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज्वर आएगा। जैसे ही कम हो गया वेग तो ज्वर उतर जाएगा। तो इसी तरह के रिज़ेम्बल हो रहा है, इसलिए पूछ सकते हैं कि ज्वार-भाटा से तुलना कौन से ज्वर की किसने की है? आचार्य सुश्रुत ने विषम ज्वर की, ठीक है? तो ध्यान रख सकते हैं। अब भेद के अनुसार लक्षण पढ़ रहे हैं डिटेल में। सबसे पहला था संतत ज्वर, कहाँ पे था? रस धातु में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उतना ही बलवान है और रोगी की मृत्यु के कारण भी ज़्यादा बनता है ये ना। तो एक इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। एक तो संतत मतलब कंटिन्यूअस रहने वाला, है ना? तो ज्वर का जो वेग है वो इसमें क्या होगा, लगातार ज्वर बना रहेगा 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक, ठीक है? कभी भी अपने सामान्य तापमान पर नहीं आता है वेग, ठीक है? इसको कंटिन्यूअस और रेमिटेंट फीवर भी कह देते हैं। मतलब उसकी तरह के प्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि 7 दिन कौन-सा ज्वर रहेगा इसमें भी, 10 दिन कौन-सा, 12 दिन कौन-सा रहेगा ना? तो वात, पित्त और कफ तीनों ना, कि वातज अगर प्रधानता है तो 7 दिन, पित्तज है तो 10 दिन और कफज है तो 12 दिन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डेज़ के हिसाब से दिया है। पहला इम्पोर्टेंट फीचर है कि ज्वर का वेग हमेशा इसमें बना रहता है। पूरे दिन में ऐसा नहीं होता एक बार भी नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, है ना, शरीर का। हमेशा ज्वर बना रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं संतत, और ये काल की मर्यादा है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। फिर इसके आश्रय इम्पोर्टेंट है, 12 इसमें आश्रय होते हैं, ठीक है? संतत ज्वर के आश्रय देखिए, रस धातु होती ही है, ये तो पता ही है हमें। फिर मूत्र और पुरीष भी होता है, वात, पित्त, कफ भी होता है, और
इसके अलावा सिर्फ रस में ही नहीं, सातों धातुओं में आश्रय है इसका ना। तो 7 धातु, 2 मल हो गए, 9 हो गया और 3 दोष हो गया, ऐसे करके 12 आश्रय है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है ना, हर तरह के स्टेट पीएससी एग्जाम्स में और एआई पीजीटी में, लेक्चरर के एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा है कि 12 आश्रय कौन से ज्वर के हैं, संतत के, ऐसा भी, और ये कौन से क्या क्या होते हैं, तो ये भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। ये देखो अभी बताया था, 7 दिन की मर्यादा वाद वाद प्रधान होता है। उल्बण शब्द का मतलब होता है दोष प्रकुपित होना ना, दोष का स्व प्रमाण से बढ़ जाना, उसको भी बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। ये श्लोक याद हो जाता तो ठीक है, पहचानना आना चाहिए ना, ये कौन सा श्लोक है। सप्ताह वा दशाह वा द्वादशाम अथापि वा संतया संतत्या यो अविसर्गी शात संतत स निगदते। तो आचार्य चरक बोल रहे हैं, माधव निदान बोल रहे हैं ना, कि 7 दिन, 10 दिन या फिर 12 दिन, इस तरह से जिस ज्वर में वेग आता है, वेग रहता है, और ज्वर कैसा है, हमेशा बना रहता है ना, एक बार भी ज्वर का वेग उसमें छूटता नहीं है, अनुषंगी मतलब ऐसा है कि मुक्त नहीं हो रहा है वो, इस ज्वर की संज्ञा संतत ज्वर है। तो फिर से देख ले रहे हैं, संतत ज्वर कौन सा होता है, रस धातु आश्रय है, और पूछे इसमें वैसे सारी धातु आश्रय माननी है आपको ना, 12 आश्रय जो है, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन दोषों के अनुसार है, फिर 12 आश्रय, और दीर्घ काल तक भी बना रहता है ये। ठीक है, साध्यता असाध्यता की दृष्टि से ये कृच्छ साध्य असाध्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऋतु के अनुसार भी इसकी साध्यता असाध्यता चलती है, छोड़ भी सकते हो आप इसको। और निष्प्रत्यय, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है ना, कि उसका जो वेग है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, हमेशा बना रह रहा है, क्योंकि इसमें जो ये 12 आश्रय थे ना हमारे, मूत्रपुरीश, सातु धातुएं और तीनों हमारे दोष, इनमें से कोई भी क्या होता है, इसके ऐसा रहता है कि हमेशा सारे जो है ना अनुकूल होते हैं इसके ना, काल, दूष्य और प्रकृति के अनुकूल होता है सब, कोई भी विरोध करने वाला नहीं होता ना, अविरोधी रहते हैं सारी चीजें, इसलिए क्या होता है ये निष्प्रतिनिध है ना। और इसी को सुदूसह बोलते हैं, सुदूसह, ध्यान रख लेना है। सुदूसह और निष्प्रत्यनिक ज्वर कौन सा है, संतत ज्वर, क्योंकि काल, प्रकृति और दूष्य क्या है, सारे अनुकूल है इसके ना, कोई भी विरोधी नहीं, अविरोधी। अब दूसरा आ रहा है हमारा सतत ज्वर, सतत, न की मात्रा नहीं आ रही है इसमें, संतत, ये सतत। ठीक है, अब देखिए 2 बार वेग आता है इसका, दिन में और रात में, है ना, कुल 2 बार वेग आता है अहोरात्र में। रक्त धातु में आश्रय होता है, टेबल में ऊपर देखा था ना। अब यहाँ पे निष्प्रत्यनिक वाला नहीं आता है ना, काल, दूष्य और प्रकृति विरोधी होते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि 2 ही बार वेग को प्राप्त हो रहा है, फिर ठीक रह रहा है वो, जबकि उधर ऐसा नहीं चल रहा था। दिमाग में आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषम ज्वर। ठीक है, अब उसमें भी कौन सा कब आएगा वो दोषों के अनुसार रहेगा। हम सब जानते हो आप कि वात कब प्रकोपित होती है, पित्त कब होती है दिन में ना, तो उसके अनुसार आप उसमें भी फिर डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हैं कि किस तरह की प्रधानता वाला ज्वर है। ठीक है, तो ये टेबल में आप उसको देख सकते हैं। अन्य दुष्ट, इसमें अहोरात्र के अंदर, अहोरात्र कहते हैं दिन और रात्रि का जो 24 घंटे का समय है उसको। ठीक है, एक बार आएगा ये। ठीक है ना, मांस धातु में आश्रित है ये, और आचार्य चरक के अनुसार मेद में होता है, और सुश्रुत किसको बोलते हैं, मांस में बोलते हैं, ध्यान रख लेंगे इसको। यहाँ पे मेदोवाही शिराओं में जो है हमारा ये संप्राप्ति चल रही है इसके अंदर, कभी भी निश्चित कोई समय नहीं है इसका, दिन में एक बार आएगा। ठीक है, मतलब आज हो गया, आज दिन में एक बार ज्वर आया, सतत में 2 बार आ रहा है, संतत जो था उसमें ज्वर का वेग बना ही रह रहा है। ठीक है, कम ही नहीं हो रहा। तृतीयक ज्वर अल्टरनेट डे होगा ना, एक दिन छोड़ के आने वाला, और ये इसका जो हमारा धातु है इन्वॉल्व, वो कौन सा है, मेद धातु सुश्रुत के अनुसार है, और अस्थि आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चरक वाला आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके 3 डिवीजन है। ठीक है, कफ पित्त प्रकार का, वात कफ का और वात पित्त का, ट्राइंगल बना लेना यहाँ पर। अब देखना, कफ पित्त जो तृतीयक ज्वर आता है हमारा, इसमें त्रिक प्रदेश में वेदना होती है। ठीक है ना, ये लक्षण लिख लेने हैं। क्या तरीका है याद करने का, ऐसा ट्राइंगल आप बना लेना एक, जैसे मैंने इसमें बनाया नोट्स में। अब देखना कि जो 2 दोष है उसके अलावा, क्योंकि ये तो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है ना, विषम ज्वर जो है एक तरह से विकृति विषम समसंवेद जैसा है ना, प्रकृति समसंवेद वाला रूल फॉलो नहीं करेगा ये। तो कफ और पित्त की प्रधानता वाला है, और वेदना कहाँ पे हो रही है इसमें, त्रिक प्रदेश में। ठीक है, उधर तो वात का स्थान है, कट्टी में शूल हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कफ पित्त जन्य तृतीयक ज्वर है। वात और पित्तज
ये वाला, इसमें सिर में वेदना होगी। देखिए विषम जो हमारा समसमवेत है, वहाँ वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कफ नहीं है इसमें, है ना? और लक्षण कैसे आ रहे हैं? कफ वाले आ रहे हैं, ठीक है? फिर समस्त सिर में वेदना होगी। वात और कफ, अब यहाँ पे पित्त से जैसे हो गए, पृष्ठ, ऐसे समझ लेना है ना इधर। तो 3 डिवीज़न है तृतीयक ज्वर के। आता कब है? अल्टरनेट डे, 1 दिन छोड़ के। मेद धातु में और अस्थि धातु में, तो स्रोतोच्चारक के अनुसार इसका स्थान है। और 3 डिवीज़न है और इस तरह का प्रेजेंटेशन है तृतीयक ज्वर। आज ज्वर आया है, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, इस तरह ना। ये देखिए, 1 दिन ज्वर, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन उत्पत्ति, ये हमारा तृतीयक हो गया। चतुर्थक ज्वर 2 दिन के अंतराल से आता है ये ना। 4th डे आएगा, मतलब आज आ गया, कल परसों नहीं आएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे आएगा। अस्थि और मज्जा में आश्रित है ना? और भयंकर उपद्रव रहते हैं इसमें, ठीक है? अब यहाँ पर इसके फिर से 2 भेद हैं। तृतीयक और चतुर्थक के ही फर्दर डिवीजन है। संतत, सतत, अन्य दुष्ट, इसके नहीं थे। एक कफ की प्रधानता वाला, एक वात की प्रधानता वाला है ना? तो फिर से विकृति विषम संवेद वाला जैसा है। जंघा की पिंडलियों में इसमें क्या होता है? वेदना होती है, ठीक है? कफोल वर्ण वाले में, फिर समस्त शरीर में। यही है प्रेजेंटेशन की विषमो विषम आरंभ। कहीं से भी शुरू हो रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, इस तरह का ना। यहाँ पे वातोल वर्ण में देखिए, सिर में पीड़ा हो रही है, फिर समस्त शरीर में आ रहा है, और इस तरह का प्रेजेंटेशन है। आज ज्वर आया, ठीक है, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन आएगा। समझ गए? सिर के दोषों की गति जो हमने ऊपर देखी थी, उस हिसाब से है ये। तो ये 5 ज्वर हमने पढ़ लिए इसके, विषम ज्वर के डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। संतत ज्वर हो गया, सतत हो गया, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थ। अब साध्यता असाध्यता की बात करें, तो पहले ही हम देख चुके हैं कि संतत ज्वर तो क्या है? दुसाध्य ना, इसी को सुदुसह, मतलब चिकित्सा में बहुत कठिन है, क्योंकि निष्प्रत्यनिक है। क्या? काल, प्रकृति, दूष्य है ना, कोई भी विरोध नहीं कर रहा है इसका। जबकि सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक, विषम ज्वर साधारणतः साध्य होते हैं, ठीक है ना? वो जहाँ पे उपद्रव उत्पन्न हो जाएगा, कृत्य साध्य असाध्य हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा निदान। पहले हमने देखा परिभाषा, फिर क्या-क्या आचार्यों ने बोला है इसके बारे में। उसके बाद हमने देखा निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है, कितने डिवीजन है और उनके फर्दर इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है। अब चिकित्सा सिद्धांत हम देखते हैं ना। तो विषम ज्वर की चिकित्सा के ये सिद्धांत बताए हैं। तृतीयक और चतुर्थक को साधारण कर्म, यानी कि युक्ति व्यपाश्रय और देव व्यपाश्रय चिकित्सा के द्वारा ठीक करना है। और आगंतुज अनुबंधी जब है विषम ज्वर, तब आपको बलि, होम, धूपन, मंगल कर्म, है ना? ये कौन से आ गए? दिव्य पाश्र। तो ये आगंतुज अनुबंध में और तृतीयक चतुर्थक में ये। कर्म साधारणम जया तृतीयक चतुर्थको, आगंतुज अनुबंधो ही प्राय विषम ज्वर, ये हमने कई बार पढ़ लिया। फिर आचार्य चरक विषम ज्वर को सन्निपातज मानते हैं। ध्यान रखना है ना कि सन्निपातज है, देखा हमने अभी सभी के अंदर लगभग वात पित्त कफ सभी के देख रहे हैं हम प्रेजेंटेशन। तो सन्निपातक चिकित्सा करनी चाहिए ना, दोषों की प्रधानता, कौन सा दोष बड़ा है इस हिसाब से। वात प्रधान विषम ज्वर होगा तो उसके अनुसार जैसे घृतपान, अनुवासन, नीरू, स्निग्धूषण द्रव्यों का प्रयोग ऐसा करेंगे। पित्त की प्रधानता अगर है तो फिर क्या करेंगे? विरेचन, पित्त शामक औषध जैसे क्षीर है ना, पित्त और शीत द्रव्य, ये सारे निर्दिष्ट करेंगे। कफ प्रदान है तो पाचन, रुक्ष, अन्नपान, लंघन इत्यादि, है ना। तो सन्निपात की अवस्था में दोषों का आपको तरतम में देखना होता है ना, कि वात की प्रधानता है कि पित्त की है कि कफ की, उसके अनुसार चिकित्सा करनी है। अब देखो विषम ज्वर में ये ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। दुर्बल व्यक्ति है कोई विषम ज्वर से ग्रसित, क्षीण है, धातुएं, वृद्ध हो गया है, बालक है, उनमें वमन विरेचन नहीं करा करके हम क्या कराएंगे? संशमन, क्योंकि वृद्ध और बालक ये जो सुकुमार प्रकृति के होते हैं और इनमें प्राय संशोधन कर्म का निषेध ही होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाग्भट ने आचार्य ने ज्वर की चिकित्सा में देव व्यपाश्रय चिकित्सा का प्रभाव बताया है ना, आगंतुज अनुबंध जहाँ भी रहता है वहां पर। अब प्रेत और ग्रह से उत्पन्न विषम ज्वर में बलि, होम, शांति आदि के साथ साथ भगवान शिव जी की उपासना भी करनी चाहिए ना, ये ध्यान रखेंगे। शिव जी की उपासना कौन से है उसमें बताइए? ग्रह और प्रेतोत्थ में, है ना, जो विषम ज्वर में। अब संशोधन चिकित्सा में देखो, यही जो अभी पढ़ा था हमने, वातज विषम ज्वर है, अनुशासन, निरोग, पित्तज है, विरेचन, कफज है, वमन कर्म इत्यादि, है ना। पहले दोषों का संशोधन करेंगे, फिर बचे हुए का संशमन करेंगे हम। संशमन चिकित्सा में देखिए कौन कौन से रस औषधि यूज हो सकती है हमारी। हम सबको पता है 125 से 250 मिलीग्राम में रस औषध देना है मात्रा में। सामान्यतः उष्ण जल और मधु से आप दे सकते हैं। विषम ज्वरांतक लो बहुत अच्छा काम करता है ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। हर तरह के विषम ज्वर में आप इसको दे सकते हैं, जिसके कंटेंट्स है ध्यान रखेंगे इनको। सर्व ज्वर हर लोह दे सकते हैं, है ना। महाज्वरांकुश रस दे सकते हैं।
आप लोगों को क्या करना है कि कैसे समझ में आएगा, कहाँ पे कौन-सी औषध देनी है, उसके लिए अभी से जो आपने रसशास्त्र में, भेषज कल्पना में औषध योग पढ़े हैं ना, उनके कंटेंट्स और देखते रहने हैं। प्रशस्ति क्या है, रोगाधिकार क्या है, वो सब जब आप देखेंगे, तब आप कौन से एस्पेक्ट से किस क्लिनिकल सिचुएशन में क्या ड्रग चूज़ करना है, वो समझ पाएँगे, है ना? तो ये एक दिन की बात नहीं होती, ये पूरा जो आपका जर्नी रहेगा चिकित्सा सीखने का ना, उसमें आप धीरे-धीरे सीख पाएँगे इसको ना। तो अभी अब सिर्फ़ आप नाम ध्यान रख सकते हैं और इसको डिटेल में सीखने के लिए ये डेली बेसिस पे 1 या 2 औषध द्रव्य जो है, उसको आपको कंटेंट से लेके कैसे काम कर रहा है, कैसे रसूल वीर्य विपाक है उसके अंदर, है ना? कहाँ पे इंडिकेशन है और मैं अपनी युक्ति से कहाँ दे सकता हूँ, तब बेटा इसको सीख पाते हैं। वटी की बात करें तो करंजादी वटी, शब्दपर्ण घन वटी, ज्वरग्नि वटी इत्यादि दे सकते हो आप, है ना? चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण, पिपली चूर्ण आदि दे सकते हैं ना? तो ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है। इस तरह से व्यवस्था पत्र बना सकते हो, फिर बाद में आप क्वाथ इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन पूरा बहुत ज़्यादा। संतत ज्वर की चिकित्सा में कलिंग आदि क्वाथ है ना? इंद्रयव, पटोल, पत्र और कुटकी 5-5 द्रव्य हैं, मैंने 2-3 ही इसमें लिखे हैं हर में, ये याद करना है। पटोल आदि क्वाथ सतत ज्वर में आता है, इसमें पटोल, सारीवा, मुस्तक, पाठा, कुटकी है। अन्य दुष्ट में निम्बादि क्वाथ आता है, निम्ब छाल, पटोल पत्र, त्रिफला, मुनक्का, मुस्तक इत्यादि। तृतीयक ज्वर में किरात आदि क्वाथ आता है, चतुर्थक में गुरुचादि क्वाथ आता है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रख लेंगे एक शॉर्ट में कंपनी की गुडुचि, गुडुचि कैसी होनी चाहिए? कंपनी की, ऐसे हमारे सीनियर्स हमको याद कराए थे। पहला लेटर ले लिया, कलिंग आदि, संतत, ये तो आपको नाम ध्यान रखना ही है सीक्वेंस से। सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर सकते हो। कैसे? कलिंग आदि हो गया कंपनी में, पै से पटोलादि, नी से निम्बादि, की से किरातिक्तादि जो हो गया गुडुचि, ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। और इनके फर्स्ट लेटर तो ये है और इसमें क्या-क्या है ऐसे याद करना है, ठीक है? ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाथ का ना। जात्यदि क्वाथ भी इंडिकेटेड है यहाँ पर, है ना? घृत, षटफल घृत, पंचकोल घृत, पिपल्यादि, महाकल्याण घृत, है ना? पटोलादि घृत, ये सब फिर से इंपॉर्टेंट है। वर्धमान पिपली रसायन, यहाँ पे जैसे पिपली रसायन हम लीहोदर वगैरह में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है वर्धमान? कि आप पहले छोटे डोज़ से शुरू करेंगे, फिर जाएँगे। फिर जब एक बड़ी उस पे पहुँच गया है अमाउंट पे, फिर इसको फर्दर कम करते चलेंगे ना। तो 10 दिन तक 1-1 पिपली बढ़ाते हुए 10 तक लेके आना है। फिर 10 से वापस 9, 8 है ना? ऐसे कर के 1 पे जाना है। दूध के साथ इसको देना है। इस रसायन का नाम क्या है? वर्धमान पिपली रसायन, अनुपान दूध है। अन्य जो है, वो क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? रसोन जो है वो सिद्ध तिल तेल का पान, गुड़, त्रिफला चूर्ण, विषम ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है ना? उसकी प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है, त्रिफला जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ ना, आचार्य सुश्रुत वाला जो औषध संग्रह वाले चैप्टर्स हैं, उसमें सूत्र स्थान में। कृष्ण जीरक और गुड़ का सेवन, तुलसी क्वाथ का सेवन, नींब छाल के क्वाथ का सेवन, इम्पोर्टेंट है सप्तपर्ण, है ना? वहाँ पे घनवटी भी बना रहे थे और चूर्ण फॉर्म में भी दे रहे थे। सहदेवी का स्वरस काली मिर्च के साथ, गर्म दूध में तिल तेल मिला के सेवन करा सकते हैं। पंचसार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? आचार्य सुश्रुत ने बताया, दूध जो है उसको गर्म किया आपने, वहाँ पे शर्करा, पिप्पली, मधु, घृत, इनको क्या कहते हैं? पंचसार। इसको प्रतिदिन पान कराना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। लहसुन, सरसों को घृत में डाल के पान करने से भी विषम ज्वर है नष्ट होता है। अब जब विषम ज्वर में वेग आ रहा है, तब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? अगर व्यक्ति को ज़्यादा सर्दी लग रही है ना, देखा था आपने कि कभी ठंड लगेगी, कभी क्या होगा ज्वर का संताप ज़्यादा होगा, तो उसको ओढ़ानी है चीज़ें। ज़्यादा संताप है, तो फिर दाह हो रहा है, तो ज्वर शामक औषधि देना है। तृष्णा या प्रलाप कर रहा है व्यक्ति, तो षडंग पानी देना है। षडंग पानी पढ़ा था ना? मुस्तक, पर्पटक, उशीर, चंदन, उदित, चिनागर। जब तृष्णा होती है ज्वर के व्यक्ति को, तब दिया जाता है। कस्तूरी, भैरव रस और षडंग पानी, ज़्यादा प्रलाप कर रहा है तो। बल है अगर बल बना रहे, इसलिए फलों का रस देना है उसको ना। ये ज्वर वाले रोगी को क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, ये अब देखो आदर्श व्यवस्था पत्र ऐसे रोगी का एक बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि जिसको ज्वर आधिक्य ज़्यादा है ना, विषम ज्वरांतक लोह आपने लिया, 250 तक ले सकते हैं, गोदंती भस्म ऐड किया, जहर मोरा ऐड किया, अचिंत्य शक्ति रस है ना, ये मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। षडंग पानीय जो है उसके अनुपान से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ज्वर। ये सारे तिक्त द्रव्य है इसके अंदर, है ना। सुदर्शन चूर्ण दे सकते हैं इसको हम गर्म पानी से। भोजन के बाद अमृतारिष्ट, यहाँ पे गुडुचि है, वो भी रसायन द्रव्य है ही और बहुत अच्छा ज्वरग्न भी है। प्रलाप कर रहा है तो कस्तूरी भैरव रस, संजीवनी बट्टी, गोदंती ऐसे मेडिसिन चूज़ करेंगे।
रचना क्या दिखता है, प्रवाल, पिष्टि, अमृता, सत्व इनको देंगे, है ना? बार-बार इसको प्यास लगने पे शड़ंग पानीय और लवंगोदक का पानी देना चाहिए, ठीक है? तो ये चिकित्सा व्यवस्था पत्र आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है विषम ज्वर का। पहले जैसे ही आपने विषम ज्वर का वेग आने लगेगा, उससे पहले आस्थापन, अनुवासन, बस्ती दे सकते हैं। मद्यपान करके सोने से ज्वर का वेग नहीं आता है, भोजन के पूर्व और बाद में ध्यान रख सकते हैं, पर इसको हम ऐसे चिकित्सा के लिए ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, है ना? कि रोगी क्या है कि सही चीज़ को सही नहीं समझते हैं, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें ज़्यादा ले लेंगे, तो ये फिर से और दिक्कत बनाते की तरफ नहीं चला जाए। ये पढ़ लेना आप, थोड़ा-सा लिखा हुआ था इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है बुक में। फिटकरी का लावा बतासे में, बतासा तो समझते हैं, वो उसमें खाने के देने से वेग नहीं आता है। अंजन का प्रयोग बताया है और धूपन कर्म है ना, जैसे आगंतुज अनुबंध था, भूतभिषंग वाला, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इन सब में, गुगलू में, नींबू में, सरसों में, है ना? तो धूपन ये करना भी चाहिए हमको वैसे भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए। जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है वहाँ पे तो बहुत बेनिफिशियल है। अगस्त्य पत्र स्वरस ये दे सकते हैं, चतुर्थ ज्वर में बोला है ना, इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में 1-2 बार पूछा है। प्रोफाइलैक्सिस में मच्छरदानी वगैरह है ना, आगंतुज निदान ही मानेंगे इसको एक तरह से, मलेरिया जैसे होता है इसमें। क्या पथ्य-पथ्य है, ध्यान रखना है, गेहूँ, लघु सुपाच्य आहार लगभग ये सारे, करेला, पपीता, दूध, है ना? और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए ये सब, विश्राम करना है, सारे जो कफ प्रकोपक निदान है वो नहीं करना, वैसे ही निदान ये सारे क्या करने हैं आपको, अवॉइड करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज खत्म कर लिया है। विषम ज्वर क्या था? जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं इसका। विषम ज्वर के बारे में हमने देखा कि जिसमें कुछ भी नियत नहीं है ना, उत्पत्ति कैसे हो रही है, कब वेग रहेगा, सब में विषमता है, उसको कहते हैं विषम ज्वर। ये वाला रेफरेंस ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर विभिन्न आचार्य क्या-क्या मानते हैं, काश्यप क्या बोले, भालुकी तंत्र, विजयरक्षित और आचार्य सुश्रुत कैसे मान रहे हैं इसको। निदानों में हमने ये वाला इम्पोर्टेंट देखा और विशिष्ट निदान ये देखा। फिर संप्राप्ति देख ली, निज ज्वर की अलग और आगंतुज विषम ज्वर की अलग। फिर ये संप्राप्ति को हमने चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया, भेद देख लिए, भेद कौन-कौन से धातु में कौन-कौन सा ज्वर हो रहा है ये, इसमें इनका वेग ऐसा होने का क्या पीछे क्या लॉजिक है वो हमने देख लिया। ज्वार बाटा की उपमा दी है सुश्रुत ने, वो देख लिया। संतत ज्वर इम्पोर्टेंट था। फिर सतत ज्वर देखा, अन्य दुष्ट तृतीयक देखा, चतुर्थक देखा। विषम ज्वर विषाद्यता असाध्यता के साथ फिर चिकित्सा सिद्धांत देखा, है ना? इसके बाद हमने संशोधन, संशमन चिकित्सा के कुछ योग देखे, क्वाथ बहुत इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? फिर वेग आ रहा है तब कैसे आपको अप्रोच करना है पेशेंट को, वो देखा। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स देखे, पथ्य-पथ्य क्या है ये देखा, ठीक है? तो ये हमारा विषम ज्वर खत्म हो गया और इसके साथ ही एक मैक्सिमम लेवल तक हमने जो ज्वर टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पोर्शन है ना चिकित्सा। और हमने रोग निदान वाले सारे चैप्टर्स मतलब एस्पेक्ट्स भी इसमें कवर किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे संक्रामक जो ज्वर है ना, मॉडर्न एस्पेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ और जो सीखना चाहते हैं आयुर्वेद उनके साथ भी। और हम इसको साथ में रिवाइज़ करते रहें ना, एक लेक्चर को फिर 2 दिन ऐसा होता है आयुर्वेद में कि आप कुछ दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर से आप भूल जाएँगे। साथ ही संहिता की एक वो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं जिसमें चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर हम फिर उसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।